नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 28 अप्रैल को वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया जाता है। ये दिन उन सभी श्रमिकों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने काम के दौरान अपनी जान गंवाई या फिर घायल हुए। असल में ये हमें याद दिलाता है कि हर वर्कर की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। साथ ही आज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क भी मनाया जाता है। इसका मकसद है वर्क प्लेस को सेफ बनाना ताकि एक्सीडेंट्स और बीमारियों को रोका जा सके। और आज नेशनल सुपर हीरो डे भी मनाया जाता है। ये दिन उन सभी हीरोज़ के लिए है जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं और उन रियल लाइफ हीरोज़ के लिए भी है जो रोज़ हमारे बीच काम कर रहे हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, स्कूल के टीचर्स। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन हो गया है। यह समझौता इंडिया के एक्सपोर्ट्स, फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस FTA की सबसे बड़ी खासियत है कि भारत के 100% एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी खत्म, यानी टेक्सटाइल, लेदर, कारपोर्ट, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर पर पहले लगने वाला 10% तक का टैक्स अब नहीं लगेगा। इससे क्या होगा वो समझिए। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और नए मार्केट्स खुलेंगे। अब बात एग्रीकल्चर सेक्टर की करें तो यह FTA फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेज, सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्ट देगा। न्यूजीलैंड के मार्केट में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलने से भारतीय किसानों को सीधा फायदा होगा। साथ ही कीवी फ्रूट, एप्पल्स और हनी जैसे सेक्टर्स में एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स, बेहतर प्लांटिंग मटेरियल और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पर भी काम होगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट न्यूजीलैंड में लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। अपैरल, कारपेट्स, यार्न, फैब्रिक्स, हैंडीक्राफ्ट सभी सब सेक्टर्स में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। यह FTA लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और लेदर को और मजबूत करेगा। इसके अलावा $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, MSMEs और वीमेन लेड बिजनेस पर खास फोकस, स्टूडेंट्स के लिए नए वीज़ा पाथवेज और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए मौके। पहली बार न्यूजीलैंड ने हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज को भी शामिल किया है। यानी यह FTA सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, यह इंडिया के फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स, यूथ और इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत करेगा। देश के विकास को लेकर एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट सामने आया है जो आने वाले सालों की दिशा तय कर सकता है। सुमन बेरी और अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली में DPI 2047 फॉर विकसित भारत रोड मैप जारी किया। यह रोड मैप इस बात पर फोकस करता है कि भारत कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तेजी से और इंक्लूसिव तरीके से आगे बढ़ सकता है। सरल भाषा में समझें तो DPI का मतलब ऐसे डिजिटल सिस्टम्स जो आम लोगों तक सर्विसेज आसानी से पहुंचाते हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट्स, आइडेंटिटी सिस्टम्स और ऑनलाइन सर्विसेज। इस रोड मैप का मकसद है नॉन लीनियर ग्रोथ, यानी तेज और स्मार्ट ग्रोथ जिसमें हर वर्ग को बराबर फायदा मिले। इसमें खास तौर पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल सिस्टम्स के जरिए इकोनॉमी को मजबूत करने और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है। यानी आने वाले समय में भारत का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं है बल्कि इंक्लूसिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट पर रहेगा। यह रोड मैप दिखाता है कि विकसित भारत 2047 का सपना अब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लेवल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कूटनीति और डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। वह यहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें मेंबर देशों के बीच रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडिया के लिए यह मौका है अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ को रखने का और पार्टनर देशों के साथ डिफेंस टाइज मजबूत करने का। खास तौर पर सेंट्रल एशिया रीजन में इंडिया की मौजूदगी और सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यानी यह दौरा सिर्फ एक बैठक नहीं है बल्कि इंडिया की ग्लोबल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है। देश के स्पोर्ट्स सेक्टर से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। न्यू दिल्ली में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मानसुख मंडाविया ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का 75 साल का कॉमेमोरेटिव लोगो लॉन्च किया। यह लोगो भारत की शूटिंग स्पोर्ट में 75 वर्षों की एक्सीलेंस, डिसिप्लिन और अचीवमेंट्स को दर्शाता है। इस खास मौके पर मिनिस्टर ने एक एथलीट ऐप भी लॉन्च किया जिसका उद्देश्य है खिलाड़ियों को बेहतर सपोर्ट,
ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में मदद देना। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2036 तक भारत को दुनिया के टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्पोर्टिंग सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तीनों में सुधार हुआ है। यानी ये पहल सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खेल जगत से भारत के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। चाइना के सन्या में आयोजित 6th एशियन बीच गेम्स में इंडिया की विमेंस कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 47-31 के बड़े अंतर से हराया। पूरे मैच के दौरान इंडियन टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, शुरुआत से ही बढ़त बनाई और अंत तक मैच पर पूरी पकड़ बनाए रखी। यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कबड्डी में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। महिला खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत हर खेल में इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत हो रहा है। बीच गेम्स जैसे मंच पर यह जीत देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत की बेटियों ने एक बार फिर तिरंगा ऊंचा किया है। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पहली ट्रेन बनारस से पुणे के बीच चलेगी, दूसरी ट्रेन अयोध्या से मुंबई को जोड़ेगी। इन नई ट्रेनों की खास बात यह है कि ये भारत की स्पिरिचुअल सिटीज जैसे बनारस और अयोध्या को महाराष्ट्र के इकोनॉमिक हब्स जैसे पुणे और मुंबई से जोड़ेंगी। यानी यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और ज़्यादा सुविधाजनक सफर मिलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस मॉडर्न सुविधाओं से लैस लॉन्ग डिस्टेंस यात्राओं के लिए एक किफ़ायती और आरामदायक विकल्प मानी जा रही है। यह इनिशिएटिव इंडिया के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही टूरिज्म और रीजनल कनेक्टिविटी को भी बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यह कदम यात्रियों की सुविधा और देश के विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक अहम नियुक्ति सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। मंत्रालय के अनुसार वह जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड, कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लगातार मजबूत हो रहा है। हाई कमिश्नर की भूमिका दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करना, बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाना और म्यूचुअल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में यह नियुक्ति इंडिया बांग्लादेश रिश्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज जबरदस्त राजनीतिक माहौल देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगटोक में एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में लोग उमड़े और पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तिरंगे और नारों के साथ पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। यह दौरा सिक्किम के लिए खास है क्योंकि राज्य अपने 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी का यह रोड शो जनता से सीधा जुड़ाव और डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। साथ ही यह दौरा नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की ग्रोइंग फोकस और इंगेजमेंट को भी दिखाता है। आने वाले समय में सिक्किम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को और गति मिलने की उम्मीद है। देश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल सप्लाई को लेकर भारत सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार देश भर में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की कोई स्थिति नहीं है। खास बात यह है कि 93% एलपीजी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए हो रही है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ी है। अब बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी की, तो अप्रैल महीने में अब तक 1,65,600 टन से ज़्यादा एलपीजी की बिक्री हो चुकी है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा करीब 1,29,500 टन था। यानी डिमांड में साफ बढ़ोतरी देखने को मिली है। पीएनजी सेक्टर में अब तक 42,600 से ज़्यादा कंज्यूमर्स एलपीजी कनेक्शन छोड़कर पीएनजी से जुड़ चुके हैं। वहीं पेट्रोल पंप्स पर भी सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल बनी हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है, जिस पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इन्फोर्समेंट एक्शन के तहत एक ही दिन में 1800 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस और रेड्स की गई हैं। पीएसयू ऑयल कंपनीज ने 310 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है और 71 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। सरकार का साफ संदेश है कि सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त है और किसी भी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु से एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक खोज सामने आई है। थूथुकुडी जिले में वैज्ञानिकों ने होलोसिन पीरियड से जुड़ा एक प्राचीन फॉसिल बेड खोजा है। होलोसिन पीरियड यानी लगभग पिछले 11,700 सालों का समय,
जिसे मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन का दौर भी माना जाता है। इस खोज पर प्रतिक्रिया देते हुए यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह डिस्कवरी इंडिया के क्वाटरनरी फॉसिल रिकॉर्ड को काफ़ी मजबूत बनाती है, यानी अब भारत के पास प्राचीन जीवन और पर्यावरण के और ज़्यादा वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध होंगे। यह फॉसिल बेड क्यों खास है वो समझिए। इससे हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले उस क्षेत्र में किस तरह के जीव जंतु और पर्यावरण मौजूद थे। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के हिस्टोरिकल पैटर्न्स को समझने में यह खोज बेहद अहम मानी जा रही है। साथ ही यह डिस्कवरी इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च और पेलियोंटोलॉजी फील्ड के लिए एक बड़ा बूस्ट है। आने वाले समय में इससे और कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। यह खोज न सिर्फ इतिहास को समझने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के क्लाइमेट और इकोसिस्टम को समझने में भी एक मजबूत आधार बनेगी। देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने पब्लिक वाईफाई एक्सपेंशन को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पेपर का उद्देश्य है देश भर में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को तेजी से बढ़ावा देना। इसमें मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू किया गया है और उन चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया है जो वाईफाई एक्सपेंशन में रुकावट बन रहे हैं। इस चुनौतियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। TRAI ने स्टेक होल्डर से अपील की है कि वे अपने सुझाव दें ताकि पब्लिक वाईफाई को तेज़ी से एक्सपेंड किया जा सके। इससे क्या फ़ायदा होगा वो समझिए। लोगों को सस्ता और आसान इंटरनेट मिलेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को नई गति मिलेगी। खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट एक्सेस बढ़ाने में यह कदम बेहद अहम साबित हो सकता है। आने वाले समय में पब्लिक वाईफाई इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह FTA इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई गति देगा। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज़ और एम्बिशन को भी दर्शाता है। पीएम मोदी के मुताबिक इसका सीधा फायदा फार्मर्स, यूथ, वीमेन, MSMEs, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को मिलेगा। इससे नए अवसर खुलेंगे और अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ और कोलैबोरेशन बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड की तरफ से $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट इस पार्टनरशिप को और मजबूत बनाएगा। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ेगा। इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह FTA इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट एक्सेस को आसान बनाएगा। साथ ही यह डील एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स और यूथ के लिए नए अवसर पैदा करेगी। यह समझौता इंडिया के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वेस्ट बंगाल चुनाव के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बैरकपुर वही भूमि है जिसने 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम को ताकत दी थी और आज यही जमीन बंगाल में बदलाव का रास्ता दिखा रही है। उन्होंने पलटनों दरकार का नारा देते हुए परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने साफ कहा कि ईस्ट का विकास होगा तभी इंडिया का विकास संभव है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के पार्टी पर भी निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल में महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की स्थिति और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और रसिया के बीच अहम कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में US और इजराइल द्वारा ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए गए हैं। ऐसे में इस बातचीत को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रीजनल डेवलपमेंट्स और करंट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। ईरान के अधिकारियों के अनुसार यह दौरा तेहरान और मॉस्को के बीच क्लोज कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन का हिस्सा है। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान रुख रखते हैं। इससे पहले आरागची ने हैथम बिन तारिक से ओमान में मुलाकात की थी, जहां रीजनल टेंशन्स कम करने और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर चर्चा हुई। ओमान ने डायलॉग और मेडिटेशन के जरिए शांति स्थापित करने का समर्थन किया। कुल मिलाकर यह दौरा दिखाता है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी लगातार सक्रिय है और बड़े देश हालात को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं।
आज सर्राफा बाजार से सोना और चांदी के दाम को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव करीब 15,400 से 15,450 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। यानी 10 ग्राम सोना करीब 1,54,000 से 1,54,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करते हैं तो आज चांदी की कीमत करीब 260 रुपये प्रति ग्राम बनी हुई है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 के आसपास मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।